आपने हमें बताया कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सी डबल बॉन्ड हो, तो इसको आपने डायरेक्ट हैलोजनेशन करके बताया हमें कि Br2 को एसिड या बेस में अपन डायरेक्ट हैलोजनेशन कर सकते हैं भाई। थोड़ा सा वीक एसिड ले लेना और क्या। तो अपन उस तरफ हैलोजनेशन करते हैं जिस तरफ मतलब ज्यादा स्टेबल इनॉल होता है, उस तरफ अल्फा पे उसको अपन वो कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन, अल्फा सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है, इस बार आपने हमें क्या किया कि आपने मुझे ऐसे दे दिया, इसकी जगह आप मुझे पीएच लिख लोगे। अब उसमें वेजिटेस देख लेते हैं, वेजिटेस दे रखा है अपन को। अपन को अगर वेजिटेस दे रखा है तो H और CH3 दे रखा है अपन को। तो H आपने ऐसे दे रखा है और CH3 आपने ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मैं इसको रिएक्ट करूं Br2 के साथ, हाँ तो ठीक है ना। अपन को पता है ये तो टॉटोमराइज होता है भाई, ये जब रिएक्शन होगा तो ऐसे होगा, जब रिएक्शन होगा तो ऐसे होगा एसिडिक मीडियम में। फिर जो एसिडिक मीडियम है, फिर Br2 का एडिशन करेंगे अपन। तो Br2 का एडिशन करेंगे तो अब ऐसे Br2 का एडिशन होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड अपन इधर शिफ्ट करेंगे और इसको लीव करवाएंगे। तो जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, तो वी आर नॉट एबल टू टेल कि भाई अब यहाँ पर जब अपन ने ऐसे बनाया, ये डबल बॉन्ड बन गया, तो इनका वेज और डैश जो फॉर्म था वो तो कन्वर्ट हो गया किसमें, वो तो प्लेनर हो गया ना। ये तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये पीएच वाला, CH3 वाला और डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो जब अपन इसमें Br ऐड करेंगे, तो जब ये वापस वेज डैश में बनेगा, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि वेज बनेगा या डैश बनेगा। रीजन क्योंकि वो तो अब किस तरफ बॉन्ड शिफ्ट होता है उस पर डिपेंड करेगा। तो रेशमिक मिक्सचर बना दो, अपन कहेंगे पीएच रहेगा। अब जब वो शिफ्ट होगा तो अपन कहेंगे भाई Br ऐसे बनेगा तो CH3 ऐसे बन जाएगा, है ना। या फिर अपन कहेंगे अगर Br वेज में होगा तो यह डैश में होगा। अगर सर Br आपने ऐसे होगा, टॉटमराइज क्यों किया था? एसिडिक मीडियम है ना, तो एसिडिक मीडियम में टॉटमराइज होगा ना कीटो इनॉल। एसिडिक मीडियम में तो टॉटमरिज्म बहुत फास्ट होता है ना। और Br2 का एडिशन तभी तो होगा, Br2 का एडिशन ऐसे थोड़ी होगा कि अपने आप वो H निकाल देगा कोई, है ना। भाई Br2 का एडिशन डबल बॉन्ड पे हो सकता है, रेडिकल हाँ सब्स्टिट्यूशन हो सर। सकता है, तो ये रेडिकल तो है नहीं। तो इसलिए अपन को टॉटमराइज करके ही उसका एडिशन करना पड़ेगा, जो अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे में अपन को गिवन है the Cannizzaro reaction intermediate that will be a best hydrate donor, ठीक है। तो अपन कहेंगे बेस्ट हाइड्रेट डोनर है। अब उसमें तुम देख लेना क्या गिवन है, मैं उसमें कैसे कर देता हूँ। अपन ऐसे करते हैं, तो अगर अपन हाइड्रेट डोनर की बात करें तो अपन को एक बात पता है, जब आपने हमें बताया था कि अगर मेरे पास दो कंपाउंड है ऐसे, है ना, एक बना लेता है ऐसे और एक बना लेता है ऐसे, और फिर उसको मैं कैनिज़ारो रिएक्शन करते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में अपन सबको पता है कि भाई देख, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्यों? क्योंकि OH उसी पे पहले अटैक करेगा और OH जिस पे पहले अटैक करेगा उसी का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको बना देते हैं। ये तो हो गया प्रोडक्ट, अगर मुझे बनाना होता तो Na पॉजिटिव हो जाता, ये हो जाता प्रोडक्ट मेरे पास, और इसका अल्कोहल बन जाता किसका, OC का। ये अपन बता देते, एक का एसिड एक का अल्कोहल, ये बना देते। अब अपन कहते देख, इसमें तो अपन ने इसका एसिड इसलिए बनाया क्योंकि OH नेगेटिव सबसे पहले इस पे अटैक। अब अगर मान लो दोनों में से अपन ये चेक करते हैं, मान लो अपन से पूछते हैं कि भाई अगर मान लो अपने पास OH अटैक करने के बाद ये COH बनता है, इधर H बनता है और इधर H बनता है, इधर NO। OH अटैक करने के बाद ऐसे अपन को
मतलब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो अपन ऐसे बना देंगे भाई, ठीक है। अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, OH अटैक किया तो अपने पास O नेगेटिव बनाएंगे कैसे, OH अटैक करके ऐसा। दूसरा जो बना अपने पास वो ऐसे बन गया। OH पहले अटैक करेगा किस पे, वो तो अपन को पता है कि OH पहले किस पे अटैक करेगा, वो अपन को पता है। लेकिन अगर इनमें से मुझे ये चेक करना है कि हाइड्राइड डोनर अच्छा कौन सा होगा, तो इसको हटा देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देख लेते हैं भाई कौन ज्यादा स्टेबल बना सकता है। भाई पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना, हाइड्राइड का डोनेट होगा, ऐसे बना देते हैं। नो डाउट अपन कहेंगे नहीं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को तो मैं न्यूट्रलाइज करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो इन दोनों में से बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन सा है, तो अपन कहेंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है वो अच्छा हाइड्राइड डोनर होगा, तो इसको हाइड्राइड डोनर अच्छा बता देंगे इससे, ये बेटर हाइड्राइड डोनर है इससे, क्योंकि इसमें रिलीजिंग ग्रुप है। हो गया, यही आपने पूछा। तो ये आपका हाइड्राइड डोनर था। मेरे ख्याल से आपके सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए, ये 4 ही बजे थे शायद आपने, तो ये आपका। और वो फिजिकल वाला सॉल्यूशन वाला भेजा था, फिजिकल वाला कौन सा? सर जो आपको भेजा था तो समझ नहीं रहा था उसका लास्ट पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बोल रहा था। हाँ, अच्छा और भी है ये। ओमकार कौन सा क्वेश्चन बताना बेटा इसमें? इसमें सर वो दोनों बताने हैं, 89 और 90। ठीक है, तो अपने पास 89 और 19 है, मतलब 89 वाला तो दिख नहीं रहा, मैं 90 वाला पहले पूरा बता देता हूँ। 90 वाले में अपन को गिवन है आपने H2S और KOH बनाया, ठीक। तो पहले ऐसे बना लेते हैं, आपने ऐसे कहा अपने पास प्रोडक्ट मतलब कंपाउंड है समझ, इधर 2 CH3 है, इधर OTS है, इधर भी OTS। अब इसमें ना H2S और KOH की, इसमें 1-2 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब मैं इन दोनों को भी पहले रिएक्ट कर सकता हूँ। तो एक तरीके से अपने पास K2S होगा तो S माइनस होगा, S माइनस होगा तो इस पर अटैक करवा देते हैं, इस पर अटैक करवाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज, इधर से अटैक करवाऊंगा तो अपने पास HS नेगेटिव। अब HS नेगेटिव बनेगा तो मैं ऐसे बना देता हूँ, तो नेगेटिव था तो नेगेटिव बचा, और अपने पास ये OTS। अपन ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे रहा हो, तो वहां HS नेगेटिव, SH मान लेते हैं, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन ये भी बोल सकते हैं भाई ये तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ये तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है तो अपन कहेंगे इधर क्या, इधर से इंट्रामोलिकुलर। तो अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनाओ। अब इसके वेज डेज का कोई मतलब ही नहीं है अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में साइक्लाइजेशन, ये अपन कहेंगे कि ये ऐसे रहा होगा। तो ये भी SN2 टाइप रिएक्शन है तो उसको भी वैसे ही रहना चाहिए। अब मैं ऑप्शन देख के ही बता सकता हूँ कि उन्होंने किस टाइप से क्या किया है, कहते क्या है, क्योंकि अपन साइक्लाइज तो करेंगे।
एक मिनट है, साइक्लाइज तो करेंगे। और ये CH3 कॉन्फ़िगरेशन अपने पास गिवन है। इधर ये तो ऐसे रहेगा, मतलब जो बनेगा वो ऐसे हो जाएगा, एस दोनों एस ऐसे होंगे। तो इधर वाला जो H है अपन इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, या फिर CH3 को वैसे assume कर सकते हैं। मतलब ये तो वेज में आएगा तो इसको डैश में किसी को, क्योंकि इन्वर्जन तो होना ही होना है, तो इन्वर्जन तो अपन को बताना ही पड़ेगा कि भाई अगर ये वेज में आएगा तो ये डैश में आएगा या H डैश में आएगा। तो कोई ना कोई एक H, या तो ये वाला H आएगा या फिर ये वाला H, क्योंकि यहाँ पर H भी है ना, तो वो तो मैं देख ही लूंगा। अब जैसे अपन को गिवन है ना, अब जैसे अपन को गिवन है कॉन्फ़िगरेशंस, तो C और D तो अपन भूल ही जाएंगे क्योंकि वो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन अपने आप हो जाएगा 6 नंबर रिंग बनकर। हमें सिर्फ A और B में डिसाइड करना है। अब अगर A और B में डिसाइड करें तो दोनों के दोनों रिएक्शंस हैं SN2 टाइप। अगर दोनों ही रिएक्शन SN2 टाइप है तो दोनों, अगर ये दोनों एक ही तरफ थे तो सल्फर के बॉन्ड्स दोनों एक ही तरफ होंगे। ऐसा होना चाहिए। तो अब आप उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन बना दो भाई कि क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो अपन लेंगे भाई इधर H, इधर एक CH3 है और इधर एक CH3 है, इधर एक H है और इधर एक H है। तो अगर ये वेज है तो ये वाला क्योंकि ये भी SN2 हुआ था और ये भी SN2, तो अगर ये वेज पे जाएगा तो या तो H उधर जाएगा, अगर ये वेज पे जाएगा तो H डैश पे जाएगा, और अगर ये इधर जाएगा तो H डैश पे जाएगा। तो अपन कहेंगे या तो दोनों CH3 को एक ही तरफ रखो या दोनों H को एक ही तरफ रखो, इसलिए मैं आंसर बी करूंगा। सही है, आंसर बी में बन सकता है वो। CD तो बिल्कुल नहीं बन सकता था, और ए आंसर इसलिए नहीं बता सकता कि SN2 दोनों में होगा और उसमें SN2 दोनों में नहीं हो रहा, तो SN2 तो बिल्कुल दोनों में। अब आपको 89 में क्या प्रॉब्लम है, वो SN2 रिएक्शन होगा ना, SN2 कैसे होगा वहां पर, Br वाला ना, उसमें ये देखना है अपन को कि रिएक्शन कौन सा होगा, SN2 होगा SN1 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन होगा उसमें, SN2 रिएक्शन होगा 89 वाला जो सेकंड पार्ट है। अब SN2 इसलिए ना, देख अपन यहाँ कैटाइन तो बना ही नहीं सकते, विड्रॉइंग ग्रुप कैटाइन कैसे बना, इधर SN2 मतलब रिएक्शन अगर अपन लिखेंगे तो ये तो 3 डिग्री है। अच्छा हो गई, देख लेना तो अभी 3 डिग्री है वहां तो ना, नहीं 5 मेंबर रिंग है, हाँ चलेगा ना, 4 मेंबर रिंग 5 लिखो या 6 लिखो, अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो कंपाउंड ही देख लो अच्छे से। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई SN रिएक्शन करना है, तो मैं दोनों ही रिएक्शन, क्योंकि SN2 रिएक्शन तो मुश्किल हो गया इसमें, और अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन 3 डिग्री है, 3 डिग्री है ना, हाँ, लेकिन कार्बोकेटाइन बनाऊंगा कैसे, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म दैट विल बी फॉलोड बाय, डिग्री कार्बोकेटाइन बना नहीं सकता, कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो विट्रोइक ग्रुप है, और SN2 3 डिग्री में होता नहीं है। अब एक मिनट मुझे सोच लेना, अगर अपन इसमें N3 नेगेटिव को अटैक करवाएं तो ये SN2 मुझे ऐसे करना पड़ेगा,
और वो 3 डिग्री 3 डिग्री होगा तो SN1 लेकिन मैं करवा नहीं सकता, SN2 होगा। उनका कैसे सर? कैसे? ऐसे 3 मेंबर रिंग है। अब अंतर नेगेटिवली NGP रिएक्शन। सर इसमें SN1 की तो बात भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी नहीं है। नहीं, लेकिन सॉल्वेंट लिखा ही नहीं ना उसमें। यही तो इसलिए तो इतना सोचना पड़ा, नहीं तो अगर सॉल्वेंट लिखा होता तो सोचने की जरूरत थोड़ी थी। मैं इतनी देर इतने यही तो सोचता रहा कि यार सॉल्वेंट ना देके उसने अपन को फंसा दिया। सॉल्वेंट दिया होता तो बेटा अपन सोचते नहीं ना फिर, तो मैं बोलने की मैं कभी फिर थोड़ा सा सॉल्वेंट नहीं है तो फिर मुझे ऑब्जर्व करना पड़ा। मैंने कहा कि मतलब देखो अब जो मर्जी कर लो यार, इसमें अगर 3 डिग्री भी होता तो भी नहीं कर पाता मैं। यहाँ तो विट्रिन ग्रुप भी है। अगर सिर्फ 3 डिग्री होता तब भी अपन SN2 नहीं कर पाते, और यहाँ तो विट्रिन ग्रुप भी है। इसलिए अगर 3 डिग्री होता तो भी अपन SN2 नहीं कर पाते, और यहाँ तो 3 डिग्री के साथ साथ विट्रिन ग्रुप भी है। तो SN2 को फेवरेबल तो हो रहा था, लेकिन कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते थे अपन। SN1 तो हो ही नहीं सकता था वहां, भूल जाओ। फिर थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व किया तो मतलब इसमें ना 3 मेंबर रिंग बन रहा है। अगर मैं ये लोन पेयर को वहां से अटैक कर पाता हूँ, और 3 मेंबर रिंग का प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आता है, तो NGP रिएक्शन करवा दिया अपन ने। इसलिए अपन ने कर लिया। अब ये क्या था सर? और पहली वाली रिएक्शन में पहले वाला रिएक्शन क्या है? वो तो दिख ही नहीं रहा। उसके ग्रुप क्या है? मैंने दूसरा वाला फोटो भेजा है नीचे। ग्रुप क्या है? अच्छा, पहले H प्लस अटैक करेंगे। H प्लस अटैक करेंगे तो H प्लस अटैक करेंगे तो फाइल नंबर रिंग है, OMe को हटा दें। जो मर्जी कर लो, अपन SN1 ही करेंगे। OMe को पहले OH में कन्वर्ट कर लो, बाद में डिहाइड्रेशन कर लो। पहली बात तो ये कि वो एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट गलत मतलब बना के वो वैसे ही गड़बड़ कर रहा है कि भाई देख, अपन क्या करेंगे, मीडियम अगर एसिडिक है तो अपन SN2 के बारे में तो बहुत कम ही सोचते हैं। ठीक है ऐसे एक्चुअली फोन है डिस्चार्ज, सुबह उठा तो फोन हो गया डिस्चार्ज। हम्म उसके बाद अपन को लिखना है 1 2 3 4। मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले OH, अब ये थोड़ी लिख करेगा, ये तो ऐसे होगा। 1 2 3 4 5 6 OMe। ठीक है, तो इसको तो लीव करवाना ही होगा ना मुझे, क्योंकि वो प्रोडक्ट में नहीं है ना OMe। अगर प्रोडक्ट में OMe नहीं है तो इसका मतलब है पहले मैं इसको लीव करवाऊँ और फिर इसको अटैक।
तभी पॉसिबल है वो। फिर उसके लिए अटैक करवाऊंगा और वहां पॉजिटिव चार्ज जो बनेगा वो दो तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए मैं उस पॉजिटिव चार्ज को बना ले रहा हूँ। मीडियम एसिडिक था तो वहीं से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि SN1 टाइप होना चाहिए। कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। वन थ्री डाइब्रोमोप्रोपेन heated with zinc and zinc dust ना, तो साइक्लोप्रोपेन। ये तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन हमने किए। जिंक हीट डस्ट भी के दिया साथ हुआ है ना हीट सर, क्या नहीं बताना। हीट भी दिया हुआ है ना उसमें हाँ जिंक डस्ट के साथ, तो वो रिंग टूट नहीं जाएगी साइक्लोप्रोपेन की। साइक्लोप्रोपेन बनेगा। अब हीट का मतलब है कि हीट तो कितना भी हो सकता है और ये तो जल्दी टूट जाता है, तो आंसर तो फिर प्रोपीन बनेगा अगर हीटेड है तो। अगर हीटेड है तो ब्रेक होगी रही। हाँ सर। हीटेड है तो ब्रेक होगी रही और आंसर उसने दिया होगा साइक्लोप्रोपेन। हाँ साइक्लोप्रोपेन ही दिया है। वो तो मैं समझ गया। तो ये हीटेड वाले क्योंकि जिंक डस्ट के साथ अगर इसको रिएक्ट करेंगे जिंक डस्ट के साथ तो विल गेट साइक्लोप्रोपेन। हाँ, जिंक नीथर के साथ रिएक्ट करेंगे तो साइक्लोप्रोपेन। अब उसने हीट लिख के थोड़ा गड़बड़ कर दिया। हीट करेंगे तो क्योंकि पहले ये बनेगा उसके बाद वो टूटेगा। अब प्रोपीन नहीं देना चाहिए था उसे ऑप्शन में, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रोपीन नहीं देना, उसको हीट नहीं देना चाहिए। हीट देने से तो भाई मैं प्रोपीन बता दूं। वैसे कुछ ज्यादा नहीं सोचेंगे पता वो मतलब, लेकिन फिर भी आप ज्यादा क्या होगा, हीट करोगे तो 3 मेंबर रिंग ब्रेक हो गई होगा, उसकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम होती है। अब ठीक है उसमें प्रोपीन बताएंगे अगर अपन हीट करोगे तो, मैं साइक्लोप्रोपेन नहीं बताऊंगा। हाँ सर। अगर हीट करोगे तो। अब इसका क्वेश्चन था the conversion of 2,3-dibromobutane into 2-butene. The conversion of 2,3-dibromobutane into 2-butene is मतलब एलिमिनेशन होगा। ये भी बी आर है और ये भी बी आर है और जिंक के साथ रिएक्ट करवाना है, जिंक के नहीं था तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी इधर अटैक करेगा ये निकलेगा, इधर 9 बना देता हूं। इसको फिर अपन ऐसे कर लेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो तो ब्यूटीन, ब्यूटीन तो बन गया अपने पास, दैट इज 2 ब्यूटीन। अब अपन को ये बताना है कि इसमें से ये रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे क्या। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, C4H8Br कन्वर्ट हुआ C4H8, तो ये तो पॉजिटिव था। हाँ तो मतलब रिडक्शन देख लेते हैं भाई, रिडॉक्स तो बोल रहा है वो, और एलिमिनेशन बोलेंगे अपन तो बोथ अल्फा एलिमिनेशन मतलब redox reaction carbon का oxidation state, alpha elimination, beta elimination, both alpha and redox.
कार्बन का यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -2 ना, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का होगा, ये अपने पास +8 है, -2 है, तो 3/-3 कितना होता है 6 ना, -6/4 3/2। तो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। रिडॉक्स तो है, पैराडॉक्स तो है। अब बोथ अल्फा का मतलब हो गया कि यहां से करो तो भी अल्फा बीटा हो गया, यहां से करो तो भी अल्फा बीटा हो गया। बीटा एलिमिनेशन बोथ अल्फा मतलब पैराडॉक्स तो है, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होना चाहिए। हाँ वही इधर कंफ्यूजन है सर, उसने सिर्फ हाँ? अल्फा लिख दिया, नहीं तो सिर्फ बीटा लिख दिया, वो समझ में नहीं आया। हाँ, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होना चाहिए। तो अल्फा का मतलब तो अपन ये समझेंगे भाई अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, तो फिर बीटा का मतलब बीटा बीटा एलिमिनेशन थोड़ी होता है। अल्फा अल्फा का मतलब सिर्फ अल्फा लिख रहा है, सिर्फ बीटा लिख रहा है, बोथ अल्फा एलिमिनेशन, बोथ अल्फा एलिमिनेशन मतलब बोथ अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा और रेडॉक्स रिएक्शन। तो मुझे लगता है डी अपन बता देते हैं, डी में बोथ अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, एक अल्फा एक बीटा। उसने आंसर सी दिया है। आंसर सी दिया हुआ है। हाँ सर। और डी में मतलब कुछ तो गड़बड़ करेगा। बीटा एलिमिनेशन मतलब यही हो गया भाई, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब सिर्फ अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन का मतलब हो जाएगा अल्फा बीटा। तो फिर बोथ अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा? सर वो बोथ शायद उसने अल्फा और रिडॉक्स दोनों के लिए लिखा रहेगा, कि अल्फा एलिमिनेशन भी हो रहा है, रिडॉक्स भी हो रहा है ऐसा। तो रिडॉक्स तो नहीं हो रहा है ना? हो रहा है ना, हाँ हो रहा। कार्बन का रिडक्शन हो रहा है और Zn इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ZnBr2 बन रहा है। तो रिडॉक्स तो हो रहा है, क्योंकि इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब ये समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ रिडॉक्स इसमें ही बोल रहा है या मतलब ऑब्वियस सी बात है पूरा रिएक्शन बोल रहा होगा यार। अब ये तो गड़बड़ी है यार, छोड़ दो इसको। मतलब रिडॉक्स भी है, ऑप्शन ए में गिवन है। अल्फा एलिमिनेशन में अल्फा अल्फा चलो छोड़ दिया हमने। बीटा एलिमिनेशन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन सोचना पड़ेगा मुझे कि भाई बीटा मतलब अल्फा बीटा, बोथ अल्फा एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब रिडॉक्स है तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा नहीं भी लिखोगे तब भी ए ऑप्शन तो हो ही जाएगा ना, ए ऑप्शन तो हो ही जाएगा रिएक्शन में। कुछ तो गड़बड़ है, छोड़ दो। सिर्फ बीटा एलिमिनेशन लिखा उसने, गड़बड़ है वो। मतलब उसमें ऑप्शन उसने सोच के नहीं बनाए अच्छे। भाई रिडॉक्स तो हो ही रहा है, चलो मान लेते हैं तुम्हारा बीटा एलिमिनेशन के लिए तुमने अल्फा बीटा एलिमिनेशन लिखा होगा, लेकिन बीटा एलिमिनेशन कभी किसी बुक में भी नहीं लिखते वो एलिमिनेशन में, शीट में भी अपना नहीं गिवन है कभी भी। बीटा एलिमिनेशन टाइप कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि भाई एक क्वेश्चन इसने फिजिकल वाला पूछा है, a solution at 20 degree centigrade is composed of 1.5 mole of benzene and 3.5 mole of toluene। बेंजीन के मोल्स मुझे 1.5 है और टॉलुइन के मोल्स मुझे 3.5 है। If the vapor pressure of pure benzene and pure toluene is given to us, मुझे PA नॉट गिवन है pure benzene and 74.7 tar, और pure toluene is that is
प्योर बेंजीन है, प्योर टॉलिन इज 22.3 टॉल respectively. Then the total vapor pressure of the benzene, then the total vapor pressure of benzene solution, of the solution, and the mole fraction of benzene in the equilibrium with the will be. तो मोल फ्रैक्शन तो दिख ही रहा है भाई, टोटल वेपर प्रेशर इससे कैलकुलेट कर दो, पता तो है अपन को। पीवी नॉट बेंजीन के लिए हो गया, इनटू एक्सबी ले ले प्लस पीटी नॉट ले ले और एक्सटी ले ले, हो गया क्वेश्चन। ये टोटल वेपर प्रेशर पूछा है उसने तुमसे, 74.7 ले लो और ये 1.5 डिवाइडेड बाय, और अपन ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, अपन तो यही कैलकुलेट कर लेते पहले। 1.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई, दोनों का सम करेंगे ना, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 5 को मतलब हो गया 15/5, और ये कितना हो जाएगा 15/50 मतलब हो गया अपने पास 3/10, 3/10 का मतलब हो गया अपने पास 0.3। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.3 तो गिवन ही नहीं है इसमें, अपन ने कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? टोटल वेपर प्रेशर अलग अलग गिवन है सभी में, सभी में अलग अलग गिवन है। अरे यार ये 0.3 आ रहा ना, और ये 0.7 आ जाएगा, तो 22.3 इंटू 0.7, चलो देखना कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करो कितना आया। 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3721, वैसे इजी कैलकुलेशन है। तो ये अपने पास 22.4 बना रहा है, और ये अपने पास आएगा 721, 14 और 2 16, 6, 14 और 1 15 है ना, 15.61, तो कितना आ रहा है 22.41 प्लस 15.61, 2 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया, तो अपने पास कितना आएगा 8 और 3 38.02। देखो भाई 38.02 वाला आंसर है कोई? 38.02, 38, 38, (1.5 mole of benzene and 3.5 mole of toluene), 38.02। हम्म 38.0 आंसर क्या गिवन है, बी। लेकिन 0.589 कैसे आ गया? Vapor pressure of your benzene, the total vapor pressure of the solution, and the benzene mole fraction in equilibrium. Benzene mole fraction in equilibrium. कितना आंसर दे रहे हैं? आंसर क्या गिवन है इसमें? देखा गया अभिषेक? इसका आंसर क्या गिवन है? तो वही गायब हो गया।
गायब ही हो गया। कहाँ पर है? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ हाँ, सर, आ रही आ है। रही है। हाँ, तो मुझे लगा आवाज ही नहीं आ रही। तो इसका आंसर क्या गिवन है? अपना आंसर 38.02 आ रहा है, मतलब 38 आ रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर। एक मिनट सर, आंसर क्या गिवन है ये बताओ। एक मिनट। हाँ, वही तो पूछ रहा था इतनी देर से। वो मेरा ईयरफोन नहीं कर रहा सर, चेंज किया है। हाँ सर, 38 ये तो आ गया था। इसके बाद जो पूछ रहा था मोल फ्रैक्शन, उसमें नहीं निकल रहा था। इन इक्विलिब्रियम पूछ रहा है ना जो, हाँ ये बेंजीन के लिए कि बेंजीन इन इक्विलिब्रियम मतलब क्या? तो देख, टोटल वेपर प्रेशर तो अपन को आ गया। अब हाँ ये सर, जो ये पूछ तो रहा है मेरा ना भी आ गया कि था। हाँ, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट कर रहा है ये अपन से कह रहा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एंड द बेंजीन मोल फ्रैक्शन इन इक्विलिब्रियम विद इट विल बी। तो अब टोटल वेपर प्रेशर तो कैलकुलेट कर लिया उसने। तो अब इक्विलिब्रियम में मुझे क्या लग रहा है कि उसने कुछ, कोई टोटल वेपर प्रेशर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो वेसल की बात कर रहा है। उसने बेंजीन लिया और टॉल्यून लिया, तो मुझे लगता है कि भाई वो ऐसे कर रहा होगा कि भाई टोटल वेपर प्रेशर तो पीएम हो गया। अब बेंजीन ज्यादा वोलेटाइल है, तो हो सकता है बेंजीन ज्यादा वेपराइज होगा, तो वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट पूछ रहा होगा। मतलब वो अपन से वाई बी पूछ रहा होगा ऐसे, पी ए नॉट इन पी बी नॉट इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाई पी एम। तो मेरे ख्याल से वो 22.41 डिवाइडेड बाई 38.02 पूछ रहा होगा इक्विलिब्रियम में। तो उसकी बात कर रहा होगा क्योंकि एक ही वेसल में अपन वही कर सकते हैं बस। तो क्योंकि वो तो नहीं आ रहा था अपना 0.3 तो नहीं आ रहा था उसका। तो अगर अपन 22.41। ये है ना पी ए नॉट, अच्छा। वो मोल फ्रैक्शन उसमें हाँ कैलकुलेट हाँ करते हैं ना, तो मुझे लगता है वो उसी की बात कर रहा होगा और वही बात कर रहा है वो इन इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। वो एग्जैक्टली 0.589 आ रहा है, एग्जैक्टली 0.589 आ रहा है। तो वो फ्रैक्शन की बात कर रहा है क्योंकि वो आंसर ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा है कि भाई आपका कितना वैल्यू आप बता रहे हो, सो दैट की वेपराइजेशन होगा, क्योंकि 0.3 था तो वेपर फेज में वो ज्यादा हो सकता, तो हम बता सकते हैं उसको। ये आपका हो गया डाउट्स। अब अपन थोड़ा पढ़ सकते हैं। अच्छा, तुम लोग मुझे एक बात और बताओ कि तुम्हारा इनऑर्गेनिक में क्या क्या बचा हुआ है यार? सर मेटलर्जी बचा है। मेटलर्जी बचा है। मेटलर्जी बचा है और सर और वो थोड़े वो जो अलग से कंपाउंड्स दिए आपने बोला था उनके लिए भी आप अलग क्लास लेंगे, H2O2 और हाइपो और वो सब। हाइपो सोल्यूशन वाला, अच्छा वो वाला पार्ट। सर ब्लॉक्स H2 बचा है। कौन सा? मतलब रिडॉक्स? एस 11th में जो ब्लॉक्स कराते हैं, एस ब्लॉक बी ब्लॉक वो सब। वो तो तुम लोग खुद पढ़ सकते हो यार अपने आप, ब्लॉक्स में क्या पढ़ना बताओ। 11th क्लास में पढ़े होंगे ना तुमने ब्लॉक्स वगैरह? पढ़े नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे। चलो धीरे धीरे, वैसे भी अपने पास बहुत टाइम है यार, अब तो आराम से ब्लॉक्स भी, मतलब थोड़ा सा एग्जाम तो पता नहीं अपन कब, मतलब मेरे ख्याल से जुलाई जुलाई में ही होगा। चलो शुरू करते हैं। अच्छा अपन, क्योंकि अपन को मेटलर्जी पढ़ना ज्यादा जरूरी है, और जो मेरे ख्याल से हाइपो सोल्यूशन वगैरह तो ये बता दिया था ना H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 नहीं बताया अभी? नहीं सर, सर हमको टाइट्रेशंस भी नहीं पढ़े हैं, टाइट्रेशन मतलब? तो वो इंडिकेटर थ्योरी और वो सब। इक्विवेलेंट कंसेप्ट। वो क्यों नहीं पढ़ाया? उन्होंने बोला था कि वो वाला पार्ट वो बाद में पढ़ाएंगे मेंस के बाद, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया। सब बेवकूफ बनाने वाली बात। रिपीटर में हाँ क्यों पढ़ाएंगे बाद में? रिपीटर में तो जो रिपीटर को पढ़ाना है वो सारा ही पढ़ाओ। प्रॉब्लम यही है ना कि जिनको छोड़ के जाना होता है ना, वो बैच को मचा के ही जाते हैं फिर।
और बता के मतलब जाएंगे कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते थे, देखो, और हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना। तो वो सब मचा के ही जाते हैं, जो भी मतलब जिनको जाना होता है वो बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं है। उनको लगता है कि बच्चे जाए मार में, हमें मतलब हमारी वाई वाई होनी चाहिए, हम है तो इंस्टीट्यूट है, हम नहीं होंगे तो इंस्टीट्यूट खत्म हो जाएगा। सब टीचर को यही लगता है, और सब टीचर खत्म होते जाते हैं, इंस्टीट्यूट लगता है। चलो बेटा कोई बात नहीं, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। मैं हूँ, अपन करते रहेंगे जो भी है धीरे धीरे। अच्छा, अपन पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो पढ़ रहे थे उसको खत्म करते हैं, और अपन को किस्मत से टाइम भी मिल रहा है, अपन खूब सारा पढ़ भी सकते हैं, सारी चीजें पढ़ सकते हैं, और सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि सारे बच्चों को टाइम मिल रहा है, सिर्फ अपन को ही नहीं, सारे बच्चों को टाइम मिल रहा है, इसलिए अपन को बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड आई थिंक वी आर डिस्कसिंग मतलब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, और अपन ने अरेंडेट एस्टर रिएक्शन, जैसा मुझे याद है, अपन ने कंप्लीट किया था ना, अरेंडेट एस्टर रिएक्शन। सर फावरोस की किया था। फेब्रस की रिएक्शन हो गया था, हाँ ठीक बस है। फावरोस की किया, उसके बाद कुछ नहीं किया। तो अपन अरेंडेट एस्टर रिएक्शन रखते हैं। इसको रखते हैं। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो कुछ कुछ अगर अपन से शायद पूछ लें तो इस टाइप की क्वेश्चन अपन मतलब ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें अरेंडेट एस्टर रिएक्शन में फिर क्या करेंगे, अपने पास लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। मतलब एक तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, पर उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा देते हैं। तो RC डबल बॉन्ड OH है मान लो अपने पास, और इसको अपन रिएक्ट करेंगे, एक तो पहले अपन रिएक्ट करेंगे SOCl2 के साथ, फिर अपन रिएक्ट करेंगे इसे डायजोमीथेन के साथ, और फिर अपन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस जनरली अपन सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करते हैं, तो ये वोल्फ रीअरेंजमेंट हो जाता है, या अपन को वोल्फ रिएक्शन। ये एक तरीके से हाइड्रोलिसिस है, या फिर आप इसे डायरेक्टली अपनी तरफ से भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो ये अपन को मिलेगा, ये वाला जो डायजोमीथेन का CH2 है वो अपन ऐड कर लेंगे, ये बचा। एक बार अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर अपन डायजोमीथेन को CH2N2 को डायरेक्टली रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो अपने पास प्रोडक्ट जो है दैट विल बी RC डबल बॉन्ड ओवर CH3 मिलेगा, मतलब एस्टर बना सकते हैं, और वो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो पहले वाले में क्या होगा, अगर अपन थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करें तो कहेंगे भाई RC डबल बॉन्ड है, अब Cl तो बना ही दूंगा मैं SOCl2 से, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ये तो मैं बना ही लूंगा। डायजोमीथेन आपने कई बार स्ट्रक्चर बताया हुआ है, और उसमें ये जब रिएक्ट करेगा तो इट विल बी लाइक दिस, बिकॉज डायजोमीथेन अपन ऐसे लिखते हैं, दिस विल बी द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, जब ये ऐसे जाएगा तो इन दोनों का ऑक्टेट तो अभी भी कंप्लीट होगा, लेकिन ये भी कंप्लीट है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कार्बन पे कम स्टेबल होगा। अटैक करवा लेते हैं, तो डबल बॉन्ड हो CH2 और N2 पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा अपने पास। Cl नेगेटिव होगा तो डायजोमीथेन के हाइड्रोजन को बना से कर लेता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इसको निकाल सकता है, और जो एनाइन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेट है, इसलिए वो बनेगा, लेकिन ये न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूट्रलाइज होगा तो वापस ऐसे बन जाएगा, फिर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन उधर जाएगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा।
तो अगर अपन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लिखेंगे तो विल गेट लाइक दिस, ये ऐसे बन जाएगा। ये दोनों रेजोनेंस फिनोमेना शो कर रहे हैं। अब अपन कहेंगे ये रेजोनेंस फिनोमेना होगा तो ये वापस डिलोकलाइज भी होगा ऐसे, तो अपन इसको इधर कर देंगे तो वापस बन जाएगा। N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, मेरे ख्याल से N2 अगर गिवन है ऑप्शन में तो लिविंग ग्रुप कंपैरिजन किसी का भी करो उसी को ही टिक कर दूंगा, दैट इज अ गैस और सबसे ज्यादा स्टेबल। तो अगर लिविंग एबिलिटी पूछा है और उसमें N2 ऑप्शन में है तो वही टिक कर दूंगा, बाकी तो सोचोगे। तो अपने पास मिलेगा ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये माइग्रेट करेगा, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा और उसमें पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड अटैच्ड है, तो 1-2 शिफ्ट हो गया। तो अपने पास बना C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH और R बन गया अपने पास, N2 हटा दिया ऐसा गैस। जो कंपाउंड बना ना, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कीटीन। और कीटीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। अब मैं इसको रिएक्ट करूंगा वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस या OH के साथ भी बोल सकते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये अपन को पता है यहाँ मतलब ज्यादा पोलैरिटी यहाँ होगा, तो अपन यहाँ अटैक करेंगे, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा। अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा तो अपन कहेंगे भाई ऐसे कर देंगे, मतलब अपन को कीटीन गिवन है, ये कीटीन था, वाटर अटैक करवाया तो ऐसे मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ये नेगेटिव चार्ज अगर डिकपलाइज होगा तो कार्बन पे जाएगा, यहाँ अनस्टेबल होगा, तो जो प्रोटॉन लीव करेगा अपन वहां ऐड कर देंगे एनाइन, नेगेटिव चार्ज पे उस नेगेटिव चार्ज पे ऐड करेंगे जिसपे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो, तो मेरे पास ये ऐसे बन जाएगा। इधर हाइड्रोजन एक है, एक हाइड्रोजन इससे ब्रेक होकर अपन और दे देंगे उसे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बनने वाला है उसमें, तो अपन को हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं इसको हायर कार्बोक्सिलिक एसिड को इसको रिएक्ट करवा के अपन ऐसे बना एक कार्बन आइटम ज्यादा है। अपन कहेंगे मान लो मैंने वाटर की जगह अगर अल्कोहल लिया होता तो अपन कहते कोई बात नहीं एक्स्ट्रा बना देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस की जगह अल्कोहलाइसिस कर दूं तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ROH के साथ। तो अपन कहेंगे अगर ऐसा है तो मान लो मैंने ऐसे किया होता तो अपन कहते कोई बात नहीं मैं ऐसे कर लेता, तो अपन कहते हैं हाइड्रेट बन जाता। मतलब कीटीन को अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लूं तो मुझे एनहाइड्रेट मिल जाएगा। ठीक, तब तो मैं कहूंगा अगर मान लेते हैं अपन इसको ऐसे रिएक्ट करवा दें तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, यहाँ पर NH2 लिख दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, वहां नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर से प्रोटॉन उधर दूंगा तो मैं अमाइड बना दूंगा। ठीक है भाई, NH3 ले लेते हैं तो अमाइड बन जाएगा। और अगर मैं HCl ऐड कर दूं तो HCl ऐड कर लूं, H+N क्योंकि एसिड होगा, पहले H+N यहाँ अटैक करेगा, H+N यहाँ अटैक करेगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, H+N यहाँ अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, तो Cl नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा बिकॉज Cl नेगेटिव इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। मतलब मैं कह रहा हूं अगर अपन ने एसिड रिएक्ट करवाया HCl से
तो H+ साइन तो इधर अटैक करेगा, अब इधर अटैक करेगा तो ये ऐसे होगा, राइट ना, और अपन कहेंगे भाई इसमें ऐसे कर देते हैं, ये OH बना देंगे। तो अपन क्या करेंगे HCl में, और इधर तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इधर भी होगा, अपन ऐसे तो अपन कहेंगे भाई ये H+ ने अटैक किया, Cl नेगेटिव अपने पास है, ऐसे बना देता हूँ। तो मेरे पास क्या बना, RCH डबल बॉन्ड Cl और OH। इनलाइज कर दो, इनलाइज करूंगा तो RCOCl बन गया। ये तो मेरे पास मतलब ऐसे हो रहा है कि भाई अगर आप बस कंपाउंड लिखो, मतलब ऐसा अपन ने सारे डेरिवेटिव बना लिए कीटीन से, मतलब कीटीन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिससे अपन सारे डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो कीटीन से अपन सारे डेरिवेटिव बना चुके, एक तरीके से डेरिवेटिव का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो कीटीन के बारे में पक्का पूछेंगे सर ये जरूरी है कि लास्ट वो लिखे कि ये रिएक्शन एरेंडेड एस्टर है। हाँ, ये लास्ट स्टेप में आपने क्या किया सर? इस वाले में हाँ अपन ने HCl को ऐड किया बस। हाँ, वो एडिशन समझा, उसके बाद आपने इनलाइज कैसे किया वो? ऑटोमराइज किया ना, इनॉल फॉर्म है ना। जैसे अपन टॉटोमराइज करते हैं हो जाएगा ना, ये इधर Cl है क्योंकि, हाँ सर समझा। तो कीटीन से अपन बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। अब मैं H2S भी डाल सकता हूँ, अगर H2O डाल सकते हैं तो H2S भी डाल सकता हूँ, HCl भी डाल सकता हूँ। तो H2S डालोगे तो इसकी जगह SH आ जाएगा और क्या। तो लाइक दैट अपन बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ ना, इधर ईथर था, अगर ईथर था तो वी नो दैट कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पर कोई पोलैरिटी तो थी नहीं, यहाँ तो एसिड था, आपने डायरेक्टली इसको ऐसे रिएक्ट करवा दिया। तो अपन क्या करें, अपन कहेंगे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ये एसिड है तो अपन ऐसे बना लेंगे, डबल बॉन्ड O नेगेटिव बना देते हैं और अपने पास CH3NH2 बन गया। फिर ऐसे रिएक्शन करवा दें, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप। क्या बन गया, एस्टर बन गया, दैट इज द प्रोडक्ट। उसमें ही प्रोडक्ट बता देंगे फिर क्या बनेगा। तो ये बन गया अपने पास भाई, इसमें Cl अच्छा लिविंग ग्रुप बना लिया था ना अपन ने, इस वाले में तो आपने अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं बनाया, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैं इसमें एसिड बेस रिएक्शन कर दिया हमने, क्योंकि डाइसोमीथेन तो CH2 पर नेगेटिव चार्ज होता है जब रिएक्ट करता है। तो अपन ऐसे प्रोडक्ट बना सकते, एक तो ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अरेंडेड एस्टर रिएक्शन, ठीक है। अब अपन लिख सकते हैं, देखिए तो इसमें, और इससे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो एडवांस में ही आएगा, मेंस में नहीं आएगा। आएगा तो मतलब मोस्टली एडवांस में इससे क्वेश्चन आता है, कीटीन वाला। और जनरली वी कैन से दैट भाई कीटीन अपन ऐसे मिथाइल कीटोन्स गिवन है तब भी आप कीटीन बना देना। अगर मिथाइल कीटोन्स है उसको हाई टेम्परेचर मतलब पायरोलिसिस ऑफ कीटोन अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो इससे CH3 डबल बॉन्ड हो, और इधर अपन क्या करेंगे, CH को निकाल देंगे, पायरोलिसिस ऑफ कीटोन। तो अगर आप कीटोन का पायरोलिसिस करोगे, इसको इतना टेम्परेचर है कि वो हीट करके मीथेन लिबरेट हो जाएगा और अपन को कीटोन मिलेगा। तो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम है इसी से कीटोन बनवाते हैं, कीटीन बनवाते हैं अपन से। वैसे तो अपन और भी बना सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा गिवन है तो भी मैं कीटीन बना सकता हूँ।
सी डबल बॉन्ड है और इधर CH नहीं है, इसको हीट कर देता हूँ वही 750 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं इस पर डबल बॉन्ड बना लूंगा ऐसे और CH पर बना। तो मोस्टली वो क्या करते हैं, मिथाइल कीटोन से केटीन बनवाते हैं और उसके बाद फिर फर्दर रिएक्शन करेंगे। तो आपको पता है कि भाई ये कीटोन था तो ओन प्लस इन आ गया तो कीटीन बनाया। सो वो अपन को पता है व्हाट डू मीन बाय कीटीन। है ना। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं, अब इसमें प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में विल से दैट, देखो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा तो वी नो दैट उनका एसिडिक बेसिक नेचर तो अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर बेंजोइक एसिड है तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काफी कम होते हैं, व्हाइट सॉलिड होता है। जब अगर इसे बर्न करते हैं ना, हीट करेंगे तो बर्न करेंगे तो इससे काफी सारा स्मोक निकलता है, मतलब धुआं निकलता है बहुत ज्यादा। सो बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम बोल सकते हैं। तो जनरली मतलब अगर अपन को कभी कंपाउंड गिवन है और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड है और बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम लिखा हुआ है तो वो 99% केसेस में बेंजोइक एसिड की ही बात कर रहे होते हैं। जैसे फ्रूटी स्मेल लिखा हुआ है तो अपन को पता है भाई कंफर्म हो गया एसिड है, कंफर्म हो गया एस्टर है। वैसे इसमें बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम मतलब वो ऑलमोस्ट 99% केस में अपन वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लेंगे अपन और ऑक्सीजन चेक कर लेंगे तो बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी वगैरह अपन को पता है, सब अपन को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कुछ भी ऐसे प्रॉपर्टीज बताने की जरूरत। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे अब वैसे तो मतलब कभी कभी वो मतलब मेंस वगैरह में यूजेस टाइप भी पूछ लेते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम स्टेरेट एंड पालमेट अपन सोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप, ऐसे पूछ लेते। फिर मैग्नीशियम स्टेरेट, वो टेलिकम पाउडर वगैरह में यूज कर सकते हैं। जिंक स्टेरेट वो ल्यूब्रिकेंट्स में यूज करते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम स्टेरेट in waterproof glasses, waterproof inks। मतलब वुड पे भी अपन एल्यूमिनियम स्टेरेट का पॉलिश करते हैं तो वो लकड़ी फिर खराब नहीं होगा अगर बारिश में होगा तो वाटरप्रूफ हो जाता है इसमें, ठीक है ना, वाटरप्रूफ नहीं जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर अपन चेक करेंगे ना प्रॉपर्टीज में, दैट इज सो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये तो थोड़ा यूजेस जैसे अपन लिख लिया क्योंकि इनमें से कभी कभी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं इसमें मेंस वगैरह। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन कहेंगे रिडक्शन आपको बताने की जरूरत नहीं, भाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें करना है तो आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताया है, हम उससे इसका रिडक्शन कर सकते हैं। NaBH4 नहीं कर सकता, B2H6THF कर सकता है, NiH2 या प्लेटिनम H2 नहीं कर सकता।
ऑक्सीडेशन की बात करें तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन बता रखा है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग से पढ़ रखा है। अगर सेलेनियम ऑक्साइड होता है तो अल्फा और H2O2 होता है, बीटा कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को बता रखा है। HBZ रिएक्शन की बात करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से यही एक रिएक्शन था जो अपन को इस चैप्टर में अलग से पढ़ना था, बाकी ऑलमोस्ट पढ़ रखा है अपन ने। HBZ reaction is alpha substitution of Cl2 या फिर Br2 in presence of phosphorus and Br2 या Cl2, वो अपने से रिएक्शन लिखते हैं। HBZ रिएक्शन में CH3C डबल बॉन्ड हो, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो हम अल्फा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सपोज प्लस बी फास्फोरस प्लस Br2 है, तो ऑब्वियसली बात है अपन एक बार में एक ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, चाहे आप एक्सेस लिखो या ना लिखो। दूसरे स्टेप में ही मैं दूसरा Br2 रिप्लेस करूंगा, CH3CH अब Br लिखूंगा और Br लिखूंगा और CH। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो नो रिएक्शन, वो अल्फा सब्स्टिट्यूशन ही होगा जब उसके पास हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ मैं CH3 लिख देता और CH3 लिख देता तो वही नो रिएक्शन होता था, तो अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। अपन बोलते हैं हमारे पास Br2 प्लस P जो है वो PbR3 बनाएगा, ऐसे बनता होगा। और इसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट किए होंगे, तो मेरे पास ऐसे बना होगा CH2C डबल बॉन्ड हो OBr बना होगा, ऐसे बन गया। ये बनेगा तो विल से दैट ठीक है भाई, इसमें क्योंकि ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है और ये डबल बॉन्डो है, तो मैं इसमें टॉटोमेरिज्म करूंगा। ये थोड़ा टॉटोमेराइज भी होता होगा बिकॉज ऑब्वियसली बात है, यहाँ Br भी विड्रॉइंग हो गया या Cl विड्रॉइंग हो गया, तो ये भी थोड़ा टॉटोमेराइज हो सकता है। जब ये टॉटोमेराइज होता है तो अपन इसमें Br2 का एडिशन करते हैं। Br2 का एडिशन कैसे होता है इनॉल में अपन को पता है, अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही पढ़ेगा। तो अगर अपन यहाँ पर Br है Br2 है तो अपन कहेंगे भाई Br2 का एडिशन हो जाएगा, ये दो Br रहते हैं तो अपन अल्फा सब्स्टिट्यूशन यहाँ Br का एडिशन कर लेते हैं। वो इधर ऐसे ना बॉन्ड शिफ्ट करके एक Br पे ऐड कर लेंगे और दूसरे को लीव करवा देंगे, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में किया अपन। तो यहाँ अपने पास एक Br आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ये Br आ जाएगा। अब अपन इसको रिएक्ट करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर से, तो मुझे कम से कम 2 मोल वाटर चाहिए। सो उसमें एटलीस्ट 2 मोल्स ऑफ वाटर लिखते हैं अपन। अब 2 मोल के लिए अपन कहेंगे कि भाई ये हाइड्रोलिसिस करने के लिए चाहिए, तो इन दोनों में से इजीली हाइड्रोलिसिस किसका हो सकता है? तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर आप इजीली हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हो तो मैं इसको हटा सकता हूँ इजीली, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा इसके कंपेयर। और वाटर अगर यहाँ अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फिर पाई बॉन्ड स्टेबलाइज होगा तो Br लीव करेगा। तो एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करके अपन क्या करते हैं, डबल बॉन्ड और Br बना लेते हैं, ये वाला Br लिखा तो अपन ये बना लेते हैं। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है।
और HBZ अल्फा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजेंस के लिए अपन करते हैं। HBZ रिएक्शन में अब इसका इंपॉर्टेंस भी इसलिए हो जाता है कि भाई अगर अपन मान लेते हैं कि HBZ रिएक्शन किया आपने, मेरे पास ये कंपाउंड है, अगर इसको मैं एक्वस KOH से रिएक्ट करूं तो मेरे पास ये बनेगा। ऐसे भी कर सकते, तो मेरे पास ये बन जाएगा। अगर अपन इसका एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करें तो अपन इसको ऐसे बना, और अगर मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट तो भी मेरे पास ऐसे अल्फा माइनस। अपन सबको दिख रहा है इसमें NGP रिएक्शन हुआ है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। देख सकते हैं ना बना KOH के साथ पहले ये बन गया होगा, इधर अटैक किया, ये लीव किया होगा, फिर OH यहीं से अटैक करके उसको O नेगेटिव बनाया होगा, हाइड्रोलाइसिस करके आपने बोला। तो इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, इसलिए भी अपन से ये क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये पूछ लेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा। अगर HBZ रिएक्शन, थोड़ा सा सीक्वेंस बना लिया ना कि आप HBZ रिएक्शन पे ध्यान दोगे, आगे आप SN2 रिएक्शन कर दोगे, तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उस टाइप से भी अपन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और क्वेश्चन अपन गलती कर देते हैं उसमें। ठीक है, सर वो अल्फा पोजीशन पे टॉटोमराइज होते रहेगा तो कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे भी RS दोनों बोलते हैं ना। कहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, इसमें दो इनॉल थोड़ी बनाएंगे एक ही उस पे। अच्छा ठीक है सर। ये बनाएगा ना, ठीक है। तो HBZ रिएक्शन के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड में नया जो अपन ने नहीं पढ़ा। अपन ने सारा कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा हुआ है। HBZ रिएक्शन के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं पढ़ा, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर कुछ नया मिलेगा तो पढ़ लेंगे। अब जैसे डीकार्बोक्सिलेशन, बीटा कीटो एसिड वगैरह वो सब पढ़ा हुआ है अपन, उसको बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं। बेटर है कि तुम लोग जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो ना क्लास में शुरू होते ही, वैसे अपने सारे डाउट लाओ और क्वेश्चन डिस्कस करें ज्यादा से ज्यादा। अगर अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में अपन कहते हैं भाई ऑक्सैलिक एसिड है, मैलोनिक एसिड है। मतलब उसमें अपन रिपीटिशन के लिए तो बहुत सारा पढ़ सकते थे, जितना मर्जी चाहे अपन पढ़े, मतलब अपन चाहे तो उसमें भी 4 घंटे और लग सकते हैं, लेकिन वो सब पहले पढ़ चुके हो आप कहीं ना कहीं। CH2CH2COH है, सल्फ्यूरिक एसिड।
CH2COH है, ग्लूटारिक एसिड। अब CH2 3 थे तो ग्लूटारिक एसिड हो गया, 4 हो गए तो एडिपिक एसिड हो गया, 5 हो जाएंगे तो फैमिलिक एसिड होगा, और 6 हो गए तो अपन ऐसे करते जाएंगे। मतलब ऐसे अब सारे लिखने की जरूरत नहीं है, मोस्टली यहाँ तक ही पूछते हैं। अब सक्सिनिक एसिड है इसमें, जैसे अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे ये तो सिर्फ ट्रांस शो करेगा, तो सिर्फ है तो मैलिक एसिड है, और ट्रांस है तो फ्यूमरिक एसिड है। मैलिक एसिड का मैलिक एनाइड्राइड बनता है, फ्यूमरिक एनाइड्राइड नहीं बनेगा, क्योंकि एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, तो फ्यूमरिक एनाइड्राइड कैसे बनेगा? दोनों एक ही तरफ है तो वाटर हटा के एनाइड्राइड बना सकते। तो उस टाइप से अपन बता सकते हैं कि फ्यूमरिक एनाइड्राइड बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस टाइप से अपन से पूछते हैं कि भाई कैसे अपन को मतलब बताना है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की बात होती है ना? तो अपन ने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में, क्योंकि एक ही कार्बन पे जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड तो अपन इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, है ना? तो ऑक्जेलिक एसिड तो अपन इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। तो अब प्रिपरेशन अगर बनाना है तो ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अपन को बनाना है तो वैसे तो अपन ने काफी पहले पढ़ा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, और एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह भी अपन ने डिस्कस किया हुआ है क्लास में। अब प्रिपरेशन में विल से दैट अगर अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में सपोज करते हैं कि हमारे पास ऐसे गिवन है, और अपन चाहें कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर ले, तो ना तो अपन K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं ना एसिड, ना ही अपन K14 बेस यूज करते हैं। हम ऐसे कंपाउंड यूज करते हैं जो थोड़ा वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अगर अपन इन दोनों में से कोई यूज करेंगे ना तो ये जो ऑक्सिलिक एसिड बनेगा इसको CO2, क्योंकि ऑक्सिलिक एसिड खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सिलिक एसिड खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर ऑक्सिलिक एसिड बनेगा तो दोनों रिएक्ट करके CO2 प्लस वाटर बनाता है, तो अपन उसको यूज नहीं कर सकता है। ग्लाइकॉल है, अब ग्लाइकॉल है तो कभी कभी अपन से ग्लाइकोलिक एसिड भी ले लेता है, तो पहले से ये कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। अगर पहले से ये कार्बोक्सिलिक एसिड डाल देंगे तो अपने पास ये बन जाएगा, पहले से एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे अपन, तो पहले से अपने पास ये बन जाएगा। तो ये ग्लाइकोलिक एसिड है, जनरली मैंने स्ट्रक्चर के लिए ही आपको बताया है, ये ग्लाइकोलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, वो आपको जरूरत पड़ती है। अपन ऐसे ही बना सकते हैं कि भाई जैसे कीटोन्स हैं, कीटोन्स में अपन ने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, लेकिन अगर साइक्लिक रिंग होगा तो आप कहते हो कि एक अल्काइल ग्रुप के साथ ये ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे अल्काइल ग्रुप का एक कार्बन एटम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं तो कीटोन को भी ऑक्सीडाइज करेगा। अच्छा, अपन तो अब तक यही सोचते थे कि कीटोन कैसे ऑक्सीडाइज होते हैं, KMnO4 और बेसिक मीडियम के अलावा कीटोन को अपन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। KMnO4 और बेसिक मीडियम के अलावा अपन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, यही सोचते थे अपन।
लेकिन अब अपन को पता चल गया कि भाई कीटोन के अलावा भी अपन इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई इसमें ना एक तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इस तरफ लिख देते हैं अपन ऐसे, दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है ऐसे, अपन को ये नहीं है कि उसी से ही करेंगे, अपन तो बस एक प्रोडक्ट लिख रहे हैं, कितने कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड अपन को लिखना है, तो ऐसे आप इस तरफ वाले को उसके साथ ऑक्सीडाइज करके वहां से कर सकते थे क्योंकि वो ऐसे गिवन है। पर कोई भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं साइनाइड से, साइनाइड बना लो और हाइड्रोलिसिस कर लेना। अपन डाई हैलाइड्स ले लेते हैं, इसको केसीएन से रिएक्ट करवाते हैं तो डाई साइनाइड बन जाएगा और इसका हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। इससे अच्छा मेथड नहीं होगा अपने पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का, सीधा N कितना भी ले लो आप, वो सारे के सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। बाकी मैं वो नहीं बताने वाला, अच्छा बेंजीन पे ऐसे अटैच्ड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, वो CH3 CH2 बनेगा, KMnO4 से रिएक्ट कर देते हैं, तो वो सारी चीजें अपन को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है आपको, वो सब चीजें पता है पहले से। भाई एल्कीन को भी तो आपने ऐसे बताया 2 डिग्री एल्कीन है, KMnO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी, वो बहुत सारे मेथड लिखे हुए हैं, वो सब नहीं बताने वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड वो सब अपन को पता है क्या करना है। ये मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन का, द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इनके प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अब अपन प्रॉपर्टीज की बात नेक्स्ट टाइम करेंगे भाई, नेक्स्ट टाइम अपना कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बाइंड अप कर लूंगा, अपन ये खत्म हो जाएगा और जितना और भी बचेगा वो भी बता दूंगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है भाई। सर सर अगर हम लोग को ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर बताना होगा तो कैसे बताएंगे? तो कार्बन देख लेते हैं भाई, ऑक्सैलिक एसिड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाँ, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम CH2 बढ़ते जाएंगे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर थोड़ा कम होता जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है सर। हो गया। चैट पे लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर, हाँ बनाओ ना एस्कॉर्बिक एसिड, उसमें क्या है, ये ऐसे बनता है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, इस पे भी OH होता है मेरे ख्याल से। इसमें क्वेश्चन भी पूछा था अपने उसमें, मतलब शीट में, एस्कॉर्बिक एसिड को लेकर इधर भी OH होता है और इधर भी OH होता है, दैट इज ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसको लेकर ना XY ऐसे करके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछा है अपने शीट में, तो अपन बता सकता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। पूछा था, मतलब चैट में किसी ने पूछा था। सो दैट इज अबाउट द टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, चलो।